नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। सरकारी तंत्र में लगे भ्रष्टाचार के गुण को साफ करने में सूचना का अधिकार कानून मददगार हो सकता है। ये साबित करके डॉक्टर विवेक पांडे हताश और निराश लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे सूचना का अधिकार का उपयोग करके सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और इरादे से न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मिसाल भी कायम की। इसके साथ ही आज यंगेस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार कर चुके हैं। इन्होंने 1300 मामलों का खुलासा किया है, जिनमें से कई मामलों का सीधा संबंध आम जनता और युवाओं से है। इनमें चिकित्सा विभाग, रेलवे, पेपर लीक, आयुष्मान योजना, कोरोना और मेडिकल सीट ब्लॉक करने जैसे कई मामले शामिल हैं। डॉक्टर विवेक ने 2016 में उत्तराखंड में प्रश्न पत्र लीक मामले का पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई का सहारा लिया। उनकी इस पहल के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया। इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि आरटीआई के माध्यम से सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर कर बदलाव लाया जा सकता है। डॉक्टर विवेक ने 2018 से 2023 के बीच मेडिकल छात्रों की आत्महत्या के आंकड़ों की जानकारी मांगी थी। इसके परिणाम स्वरूप ये सामने आया कि इन 5 वर्षों में 122 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जिनमें 64 एमबीबीएस और 85 पीजी के विद्यार्थी शामिल थे। इसके बाद सभी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि छात्रों को मानसिक सहारा मिल सके। डॉक्टर विवेक ने एनसीईआरटी से एक जानकारी मांगी थी, जिसमें एक चैप्टर में ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर विवेक ने इस चैप्टर की परिणामिकता के बारे में सवाल उठाया तो एनसीईआरटी ने इसे मनुस्मृति से लिया गया बताया। जब डॉक्टर विवेक ने पूछा कि मनुस्मृति में इसका उल्लेख कहाँ है, तो एनसीईआरटी जवाब नहीं दे सका और परिणाम स्वरूप इस चैप्टर को एनसीईआरटी की किताब से हटा लिया गया। डॉक्टर विवेक ने और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 2200 करोड़ रुपए के गड़बड़ी, कोरोना वैक्सीन की बर्बादी और कर्नाटक में मेडिकल सीट ब्लॉक करने जैसी साजिशों का खुलासा किया। डॉक्टर विवेक पांडे का ये संघर्ष ये दर्शाता है कि आरटीआई न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक तरीका है, बल्कि ये जनहित में वास्तविक बदलाव लाने का भी एक प्रभावशाली हथियार हो सकता है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ये साबित हुआ कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपने सबसे पहले किस मामले में आरटीआई का इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट क्या रहा? मैंने वर्ष 2016 में सबसे पहले आरटीआई सीबीएसई को फाइल करी थी। हम सुप्रीम कोर्ट में नीट टू पेपर लीक का एक केस लड़ रहे थे। उसमें जस्टिस हुदा कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, तो कमेटी की जांच रिपोर्ट को लेकर के मैंने पहली आरटीआई 2016 में फाइल करी थी। यद्यपि मुझे उसमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, बट मुझे उस आरटीआई के बाद ये पता चला कि मैं इसका उपयोग भारत देश में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जरूर कर सकता हूँ, तो मैं निरंतर फिर आरटीआई फाइल करता चला गया। आरटीआई का इस्तेमाल करते समय आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये निकलता है कि आपकी जान को खतरा बना रहता है। अभी तक मैंने करीब 1300 के आसपास आरटीआई दायर कर दी हैं और इसको लेकर के मुझे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित भी किया है। कई बार मुझे आरटीआई को लेकर के धमकी भरे कॉल्स भी आते हैं या उसके अलावा जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है जो एक्टिविस्ट के तौर पर देखने को मिला है अभी तक। आपकी सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट ऐसी कौन सी रही है और उनमें से कौन सी हमारी सोसाइटी को क्या फायदा देती है? देखिए, मैंने आरटीआई अब तक कई फाइल करी हुई हैं, बट मैं कुछ आरटीआई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि भारत देश में समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। सबसे पहले आरटीआई मैंने वर्ष 2022 में एक फाइल करी थी एनसीईआरटी को, जहाँ पर मैंने वर्ण व्यवस्था को लेकर के उनसे सवाल उठाया था। मैंने उनसे पूछा था कि आप मनुस्मृति का जिक्र करके छात्रों को पढ़ा रहे हैं कई सालों से कि वर्ण व्यवस्था में जो विभाजन हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, वो ब्राह्मणों ने किया था। उसके अलावा उसमें एक और पैराग्राफ पढ़ाया जाता है कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैंने एनसीईआरटी को उस पर जवाब मांगा और एनसीईआरटी ने मुझे बोला कि उनके पास कोई इसके तथ्यात्मक सबूत नहीं है। बाद में मैंने पत्र लिखा, निरंतर आरटीआई फाइल करी और वो पैराग्राफ, वो चैप्टर जो पूरा का पूरा था वो एनसीईआरटी से हट गया है। अभी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जाता कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ण में विभाजन किया था या महिलाओं या शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो 10 रुपये की आरटीआई से आया था। उसके अलावा मैंने कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव के समय मैंने देखा कि कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन वेस्ट हो रही हैं, तो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक आरटीआई फाइल करी थी। वहाँ पे मुझे पता चला कि 44 लाख डोज
कोविड-19 वैक्सीन की वेस्ट हो गई थी। जब ये आरटीआई से खुलासा हुआ तो मंत्रालय ने इस पे सारे कार्यवाही की, संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ये आरटीआई पहुँची और ये जो वेस्टेज था वैक्सीन का 10% से 0.5 के आसपास आ गया था। तो ये ऐसे मैं छोटी-छोटी आरटीआईज़ आपको बता रहा हूँ जिससे ₹10 के कारण से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आरटीआई के जरिए किसी खास मामले को सामने लाने वाला आपका सबसे यादगार अनुभव क्या था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन वेस्टेज वाला मुझे काफ़ी एक महत्वपूर्ण चेंज आया जो मेरे ₹10 के आरटीआई से आया था। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा मैंने एक आरटीआई फाइल करी थी दिल्ली सरकार को। भारत देश में यदि सबसे ज़्यादा कहीं मृत्यु डॉक्टरों की हुई है तो दिल्ली में हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस समय वो लगातार निरंतर इस पे वादे कर रही थी कि हम डॉक्टरों के लिए या जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने सेकंड वेव के दौरान एक आरटीआई फाइल करी जिसमें मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सेकंड वैक्सीनेशन ड्राइव के आसपास या सेकंड कोविड वेव आई थी, एक भी वेंटिलेटर की खरीदी नहीं करी थी। लोग लगातार मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई वेंटिलेटर नहीं खरीदा। ये आरटीआई, ये जवाब मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि यदि वो ऐसा करते, खरीदते तो शायद लोगों की जान बच जाती। आपको अपने आरटीआई एक्टिविज्म के कारण किसी प्रकार के दबाव या खतरे का सामना करना पड़ा? जी, खतरा तो हमेशा बना रहता है। अभी तक ऑन द रिकॉर्ड हम देखें तो भारत देश में 200 से ज़्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। ऑफ रिकॉर्ड ये 1000 से ज़्यादा हो सकता है। तो खतरा बना रहता है क्योंकि हमारी जो जानकारी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक संस्था या डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। यदि हम कोई बड़ा घोटाला खोलने की कोशिश करते हैं तो जान का खतरा हमें बना रहता है और उससे बचने के लिए मेरी भारत सरकार से हमेशा अपील रही कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके और हम इस खतरे से बच सकें। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया है, जो कि 2013 से प्रस्तावित है। जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2013 से अभी तक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया है, जो कि बिल बन के रखा हुआ है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको लागू करना चाहिए और हमें जान से होने खतरे को बचाने में मदद मिल सकती है। आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं और आप किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं? 1300 मैंने आरटीआईज अभी तक करी हैं, तो मैंने उसमें लगभग सारे ही डिपार्टमेंट को कवर किया है, भारत देश के या स्टेट के मैं कहूँ। मेरा अभी पूर्णतः एक ही उद्देश्य है कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। यदि हम जो पैसा पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं, उसका सरकार कहाँ पे उपयोग कर रही है, सदुपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, तो मेरा निरंतर यही प्रयास रहा है